हाँ जी मिस्टर पार्टी, शुरू करें। चलिए, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 84 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज ऑलवेज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 84 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज के इस लेक्चर को। और पहला वर्ड है हमारे सामने हिदरटू। रेफरेंस क्या है हिदरटू का? In 2015, the government of India declared November 26, hitherto known as National Law Day, as Constitution Day. Okay, meaning क्या है hitherto का? Until now or until the point in time under discussion. जो बात चल रही है उसमें अब तक या अभी तक, बेसिकली एडवर्ब के तौर पे हम hitherto यूज़ करते हैं। एंड अगर आप देखें ध्यान से, इसी रेफरेंस में लिखा हुआ है 2015 26 नवंबर 2015 तक, 26 नवंबर को गवर्नमेंट नेशनल लॉ डे के तौर पे सेलिब्रेट करती थी, और अब उसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी संविधान दिवस में वो चेंज कर दिया गया नवंबर 26 को। पर 2015 तक यानी अभी तक, जब ये बात चल रही है अभी तक या अब तक, उसको नेशनल लॉ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता था। सो हिदरटू का मतलब हुआ अभी तक या अब तक, एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं। और एग्जांपल्स हमारे सामने, हिस्टोरिक जुडिशियल वर्डिक्ट्स, द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन डीक्रिमिनलाइजिंग सेक्शन 377 ओवरटर्न्ड द हिदरटू अनचैलेंज्ड लॉ दैट क्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को पहले क्रिमिनल एक्ट के तौर पे माना जाता था और अनचैलेंज्ड लॉ था, यानी उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया कभी। पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने, जजमेंट ने उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि अब अगर कोई दो लोग होमोसेक्सुअल हैं और होमोसेक्सुअल एक्टिविटी वो आपस में करते हैं, अपनी रजामंदी से करते हैं, तो ये एक क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा। सो हिदरटू अनचैलेंज्ड लॉ, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग नहीं दी तब तक उससे एक क्रिमिनल एक्ट के तौर पे माना जाता था। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन। India's Chandrayaan-3 mission achieved a soft landing on the moon's south pole, marking a big breakthrough in a hitherto uncharted region for space exploration. यानी जब तक चंद्रयान 3 मिशन में जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई मून के साउथ पोल पे हमारे स्पेसक्राफ्ट की, तब तक उस रीजन को, तब तक या उस समय तक उस रीजन को अनचार्टेड रीजन या टेरिटरी के तौर पे माना जाता था कि वो वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। तो चंद्रयान 3 मिशन के तहत इंडिया ने सबसे पहले वहाँ पे अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड कराया। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं एग्जांपल, द नेशन वाइड लॉकडाउन इन 2020 इम्पोज्ड हिदरटू अनसीन रेस्ट्रिक्शंस, यानी ऐसे रेस्ट्रिक्शन जो पहले कभी नहीं देखे गए, अब तक ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जो नहीं देखे गए ऑन डेली लाइफ इन इंडिया एज द कंट्री बैटल्ड द कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि जो पहले नहीं हुआ तब तक कोई और ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली, वो हमें कोविड-19 में जब लॉकडाउन लगा तो वो देखने को मिला। क्लियर है आपको? आई होप एडवर्ब क्लियर हो गई हो ये। और 4 सेंटेंसेस हैं, पढ़ते हैं कौन सा सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली या ग्रामेटिकली करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। हिदरटू नो अदर रिसर्च हैड प्रोवाइडेड सिमिलर रिजल्ट्स ऑन द टॉपिक। अब कोई टॉपिक है उस पर अब तक कोई और दूसरा रिसर्च अवेलेबल नहीं है या प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। The book's content was so engaging that it was hitherto unreadable. अब ये गलत है, क्योंकि अगर अब तक unreadable था तो अब engaging कैसे हो गया? So ये sentence contextually गलत है। The professor's research hitherto has covered various topics in environmental science. अब कोई प्रोफेसर हैं, उनके रिसर्च ने अब तक काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं environmental science के कॉन्टेक्स्ट में। सही है। The city had hitherto never experienced such extreme weather conditions. इस शहर ने अब तक इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं झेले, चाहे वो गर्मी की बात हो, चाहे ठंड की, चाहे बारिश की। सो ये थे एग्जाम्पल्स हिदरटू के। हम ऑलरेडी अपना जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसे फिगर आउट कर चुके हैं। चलिए मूव करते हैं हम अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले पार्ट पे। प्रीवियसली, पहले, फॉर्मरली, अर्लियर यानी इससे पहले तक, अंटिल नाउ ये सबसे कह सकते हैं क्लोज है इसके हिदरटू के, अंटिल नाउ मीन अब तक। और एंटोनिम्स की बात करें तो हैंसफोर्थ यानी यहाँ से आगे, सब्सिक्वेंटली फ्यूचर में होने वाला, फिर आफ्टर आगे की बात हो रही है यहाँ पे भी।
सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज हर्क्यूलियन। अब ये हर्क्यूलियन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, हर्क्यूलियन टास्क के साथ ही आता है, रेफरेंस पढ़ते हैं। इट्स मेंबर्स हैड एम्बार्क्ड ऑन द हर्क्यूलियन टास्क, आ गया, द हर्क्यूलियन टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ टाइम ऑफ मेजर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपहीवल इन द कंट्री। दो हमें यहाँ पे मिले, एक तो इम्बार्क ऑन फ्रेजल वर्ब हम पढ़ चुके हैं, अपहीवल हम पढ़ चुके हैं। इम्बार्क ऑन कोई नई चीज़ पे निकलना, किसी नई जर्नी पे निकलना, किसी नई खोज में निकलना। अपहीवल उथल पुथल हम पढ़ चुके हैं। सो हर्क्यूलियन टास्क में डिस्कस कर रहा था। हर्क्यूलियन टास्क का मतलब हो गया कोई बहुत कठिन काम, ठीक है। हर्क्यूलियन का क्या मतलब हुआ, नाउन सॉरी एडजेक्टिव के तौर पे आएगा। हर्क्यूलीज बेसिकली एक ग्रीक हीरो, उनके हिस्ट्री में हमें मिलते हैं, ग्रीस की हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं ग्रीक हिस्ट्री में। सो वहाँ पे हर्क्यूलीज थे और वो एक योद्धा थे और बहुत ही साहसी योद्धा थे, बहुत कठिन काम करने के लिए जाने जाते थे। तो हर्क्यूलियन यानी बहुत कठिन काम करने वाला या जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हों, ऐसा कोई काम, उसको बोलेंगे हम हर्क्यूलियन टास्क, पहाड़ पे चढ़ने जैसा, ठीक है। सो हर्क्यूलियन का मतलब हुआ रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगे या एफर्ट लगे, ऐसे किसी काम को आप हर्क्यूलियन टास्क बोलते हैं। अब ये लिटरल मीनिंग में देखिए, वज़न उठा रहे हैं, कितनी भारी प्लेट्स लगी हुई हैं, इट्स अ हर्क्यूलियन टास्क। ये जो कर रहे हैं इट्स अ हर्क्यूलियन टास्क, बहुत कठिन काम है। और 4 सेंटेंसेस पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा कॉन्टेक्चुअली या ग्रामेटिकली करेक्ट है, कौन सा नहीं है। द हर्क्यूलियन ट्रैकिंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज रिवॉर्डेड विद अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। अब जो ट्रैकिंग थी वो हर्क्यूलियन थी, पर जब ऊपर पहुंच गए तो क्या इनाम के तौर पे मिला, ब्रेथ टेकिंग व्यू, यानी शानदार दृश्य देखने को मिले। बिल्कुल सही है। एक चीज़ नोटिस करिएगा, हर्क्यूलियन में एच कैपिटल आ रहा है बिकॉज किसी का नाम है वो, है ना, हर्क्यूलिस, वहीं से आया है ये एडजेक्टिव। सो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। द हर्क्यूलियन एफर्ट मेड बाय द एथलीट वॉज एविडेंट ड्यूरिंग द वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन। बिल्कुल सही है। द टीम अंडरटुक अ हर्क्यूलियन टास्क टू रीडिज़ाइन द एंटायर सिस्टम विद इन अ मंथ। पूरे डिज़ाइन को 1 महीने के अंदर कंप्लीट करने का टास्क टीम ने ले लिया और कर लिया जो भी था। सो अंडरटुक यानी कि बीड़ा उठाया। The Herculean statue in the museum was admired by all visitors. Doesn't make any sense. लेवायथन होता एक बार को, है ना, तब आप बोल सकते थे विशाल काय, तब तो स्टैचू के कॉन्टेक्स्ट में वो सही होता, ये अभी यहाँ गलत है। चलिए सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। अर्जस, अर्जस यानी अगेन जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत लगे। डी की जगह जे का साउंड आता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। ग्रुएलिंग अगेन मेहनत वाला काम, मशक्क़त वाला। लेबोरियस मेहनत वाला। चैलेंजिंग जो चैलेंजेस दे आपको, कठिन काम, ठीक है। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो इजी, सिंपल, एफर्टलेस, जिसमें कोई एफर्ट ही ना लगे। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्नर स्टोन। ग्रैनविले ऑस्टिन, द ऑथर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ऑब्जर्व्ड, ओके, एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी और फीचर ऑन विच अ पर्टिकुलर थिंग डिपेंड्स और इज बेस्ड, यानी बुनियाद। कॉर्नरस्टोन का मतलब हो गया बुनियाद, कोई इंपॉर्टेंट फीचर जिसके कारण कोई चीज़ चल रही है या एग्जिस्ट करती है, वो कॉर्नरस्टोन होता है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ चाइल्ड्स फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है। इन इंडिया मैनी फैमिलीज बिलीव दैट गुड एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर अ सक्सेसफुल एंड सिक्योर लाइफ फॉर देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात लिखी है, पर मैं सच बोलूँ तो ये एक्सिमेटिक है। कल हमने डिस्कस किया था एक्सिमेटिक, ये स्वयं सिद्ध है, नहीं, एजुकेशन तो कॉर्नरस्टोन है ही है। जिस भी बच्चे को एजुकेशन मिल रही है उसका फ्यूचर ब्राइट होगा ही होगा। अगर अच्छी एजुकेशन, सच मायनों में जो, सही मायनों में जो एजुकेशन होनी चाहिए, अगर वो उसको मिल रही है तो उसका फ्यूचर ब्राइट होगा ही होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड द फंडामेंटल बेसिस अपॉन विच द इंटायर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया फंक्शंस। हमारा जो संविधान है उसी पर हमारी डेमोक्रेसी बेस्ड है, वो कॉर्नरस्टोन है। एक तरीके से सब कुछ उसी पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। वो धुरी है ना, सॉरी सेंटर पॉइंट है। बिल्कुल सही है। धुरी भी होता है ना, धुरी और सेंटर पॉइंट एक ही जैसे होते हैं, हाँ, आई बिलीव। चलिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। अगर किसी भी बिजनेस की बात करें तो उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन कॉर्नरस्टोन होता है। यानी कि अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप कितने से भी कितना बेहतरीन प्रोडक्ट ले आइए, वहाँ पे अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है कस्टमर का तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो ये 3 एग्जांपल्स थे आपके लिए। 4 और सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम वॉज कंसिडर्ड
द कॉर्नरस्टोन ऑफ द कंपनीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो कंपनी की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखी हमने, उसमें कॉर्नरस्टोन क्या था? नया सॉफ्टवेयर जिसने सब कुछ चेंज कर दिया, है ना, ओवरहॉल कर दिया, सब चीज़ों को इनोवेट कर दिया। पूरी कंपनी की जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे बड़ा रोल था वो था न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम का। सेंटेंस बिल्कुल सही है। ट्रस्ट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी सक्सेसफुल रिलेशनशिप। अगर किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता। तो रिलेशनशिप का जो कॉर्नरस्टोन हुआ, यानी मेन फीचर जिस पे वो डिपेंड कर रहा है रिलेशनशिप, वो क्या है? ट्रस्ट। और बाकी सारे फैक्टर्स बाद में आएंगे, सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए। His innovative ideas became the cornerstone of the team's strategy moving forward. His innovative ideas became the cornerstone of the team's strategy moving forward. हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो कॉर्नरस्टोन बन गए टीम आगे आने वाले समय के लिए टीम की स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो। बिल्कुल सही है। द कॉर्नरस्टोन ऑफ देयर बिजनेस मॉडल इज देयर फास्ट एंड एफिशिएंट कस्टमर सर्विस। अब कोई कंपनी है, उसकी जो सक्सेस है और उसका जो कॉर्नरस्टोन है वो क्या है? उनकी एफिशिएंट और फास्ट कस्टमर सर्विस। आई बिलीव ऑल सेंटेंसेस आर करेक्ट। बिल्कुल सही बात है, सारे सेंटेंसेस यहाँ पे करेक्ट हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो फाउंडेशन, आधार, बेसिस, फ्रेमवर्क, क्रक्स, निचोड़, एसेंस। क्रक्स माने निचोड़, ठीक है। सो एंटोनिम्स की बात करें तो एडिशन, एक्स्ट्रा, ऑर्नामेंट यानी कि बस सजाने के लिए, गहने को बोलते हैं हम ऑर्नामेंट। फसाड हम किसी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फसाड बाहरी आवरण, बाहर का मेकअप, इसको हम बोलते हैं फसाड, ठीक है। मकानों के बाहर बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बनी हो, पर अंदर जब जाएं तो आपको पता चले कि सब तहस नहस हो रहा है मकान के अंदर, पर फसाड बहुत शानदार बना रखा है, यानी ऊपर से दिखावटी, मुखौटा वो, ठीक है। ये एंटोनिम्स हो गए। चलिए वो करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है फार साइटेडनेस, है ना। फार दूर का, साइटेडनेस दृष्टि, साइट यानी दृष्टि, ठीक है। नाउन है ये, रेफरेंस पढ़ते हैं। इट इज़ इंडीड द राइट टाइम टू एस्टैब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम as an everlasting legacy that celebrates the vision and far-sightedness of its founders. Okay, meaning क्या है? The ability to anticipate and plan for the future, यानी आगे क्या होने वाला है उसको anticipate यानी भाप लेना और उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। far-sightedness, दूर दृष्टि, दूर दृष्टि बहुत अच्छा फ्रेज है, दूर दृष्टि, दूर तक देखने की दृष्टि। Introduction of Aadhaar, the far-sightedness behind the introduction of the Aadhaar system has enabled millions of Indians to access government services and financial inclusion in a more efficient and transparent manner. यानी आधार को जब लाया गया, उसका इंट्रोडक्शन जब किया गया, तो उसके पीछे कितनी दूरदृष्टि थी, कितनी बड़ी दूरदृष्टि थी कि आगे तक का सोच लिया कि इस आधार से सबको कनेक्ट किया जाएगा और जो गवर्नमेंट स्कीम से उनका डायरेक्ट फ़ायदा लोगों तक पहुँच पाएगा। और एक और एग्जाम्पल है फाउंडिंग ऑफ इसरो। द फार साइटेडनेस ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई इन एस्टैब्लिशिंग इसरो led the foundation for India's eventual success in space exploration, making India space-faring nation. बिल्कुल सही बात है। विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की दूरदृष्टि थी जो उन्होंने इसरो को इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया, और आज हम देख रहे हैं कि इसरो कितना तरक्की कर रहा है। चंद्रयान 3 अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। सो आई होप आपको समझ में आया दूरदृष्टि। हर फार साइटेडनेस इज in planning for retirement ensured that she would be financially secure in her later years. अब कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने उनकी जो दूरदृष्टि थी अपने रिटायरमेंट को प्लानिंग को लेके, उसने एक तरीके से इंश्योर किया है कि वो अपने जो आगे की ज़िंदगी है, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी, वो फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, है ना। तो वो दूरदृष्टि लेके चल रही हैं, पहले से इन्वेस्ट करती हुई चल रही हैं कि आगे जब मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो मेरे पास एक अमाउंट होना चाहिए जिससे मैं अपना जीवन यापन उसी तरीके से कर पाऊँ जिस तरीके से मैं आज कर रही हूँ। His far-sightedness was evident in the way he described the beautiful scenery. Doesn't make any sense, है ना। दूरदृष्टि और सीन को डिस्क्राइब करना कोई सेंस नहीं बन रहा। The student's far-sightedness was evident in his ability to anticipate and prepare for potential career challenges. अब कोई स्टूडेंट है, उनकी दूरदृष्टि पता चल रही है, जब उससे बात की जा रही है, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं और आने वाले करियर चैलेंजेस को लेके वो पहले से ही प्रिपेयर हैं। अब कोई मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहा हो, ग्रेजुएशन में ही वो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में लग जाए, अपने क्वांट को, अपने रीजनिंग को इम्प्रूव करने में लग जाए, तो इसका मतलब वो पहले से ही पोटेंशियल करियर चैलेंजेस से अवेयर है और दूरदृष्टि है उसके पास। उसे पता है कि यार जब मैं 3 साल बाद ग्रेजुएशन के बाद
बाहर निकलूँगा और जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठूंगा तो मेरे पास पहले से ही एक्सपीरियंस होगा इन सारे सब्जेक्ट्स को लेके और मैं क्रैक कर जाऊँगा, नहीं मेरा टाइम बचेगा, ठीक है। The team's farsightedness was reflected in their decision to embrace cutting-edge technology for long-term growth. कोई टीम है, उसकी दूरदृष्टि है, वो दिखती है किसमें, उनके डिसीजन में। जब भी कोई डिसीजन वो लेते हैं उसमें हमेशा वो टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आज की जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं और फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की वो बात करते हैं, उनको आगे लेकर चलने के साथ, ठीक है। यानी वो हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ चलने की बात करते हैं, दूरदृष्टि। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। प्रूडेंस, विवेक, बुद्धि, विजडम, जुडिशियसनेस, अगेन विवेक, है ना, क्या सही है क्या गलत, आगे क्या सही होगा। और एंटोनिम्स की बात करें तो शॉर्ट साइटेडनेस, छोटी दृष्टि, यानी बस पास का देख लेना, इमीडिएट जो गेन्स हैं उनको देख लेना, दूर का ना सोच पाना, रेकलेसनेस, लापरवाही, इम्प्रूडेंस, विवेक की कमी। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेज इज सी टू इट, रेफरेंस, इट इज देयरफॉर इम्परेटिव दैट द नेशन सी टू इट दैट अ suitable education be provided for all its citizens। इम्परेटिव हम पहले किसी एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, अनिवार्य है, जिसका होना ही होना है, अति आवश्यक, इम्परेटिव, है ना। सी टू इट का मीनिंग चेक करते हैं, टू मेक श्योर समथिंग इज डन, यानी कि आप एक तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो काम आपको बोला गया या जो काम आपको असाइन किया गया वो हो जाए, समथिंग इज डन, या हो जाए या कर दिया जाए। अब ये कोई मैनेजर हैं, स्टोर मैनेजर हैं, वो देख रहे हैं कि भाई रैक्स में सारा सामान है, रिप्लेनिशमेंट पूरा है स्टोर पे या नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, सारे वर्कर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो ही इज़ बेसिकली सीइंग टू इट, यू शुड सी टू इट दैट द मीटिंग रूम इज़ डेकोरेटेड प्रॉपरली फॉर द सेलिब्रेशन। अब कोई ऑफिस में एडमिन से बोल रहे हैं कि आपको देखना चाहिए कि मीटिंग रूम प्रॉपरली डेकोरेट हो जाए सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी टू इट दैट द कीज़ आर रिटर्न आफ्टर यूज़, ये आवश्यक है या इम्पॉर्टेंट है कि आप यूज़ करने के बाद गाड़ी हो या कोई भी कीज़ हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रही हो, यूज़ करने के बाद आप कीज़ को वापस दे दें, है ना, आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही है। आई विल सी टू इट माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन द टीवी, डजंट मेक एनी सेंस, यहाँ पे वॉच का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे सी टू इट यूज़ हो रहा है। They decided to see to it that the new policy was implemented immediately। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि वो हो, क्या हो, न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जल्दी से जल्दी, ठीक है, वो इंश्योर करेंगे, उन्होंने डिसाइड किया। सो ये सेंटेंस भी सही है सी टू इट के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। एंश्योर, निश्चित करना, ओवरसी, देखरेख करना, अरेंज यानी कि अरेंज करना या एक तरीके से उस काम को पूरा करना, है ना, अरेंजमेंट देखना उसका, ओवरलुक, अनदेखी करना, इग्नोर, अनदेखी करना, पोस्टपोन, टाल देना, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, हर एक वर्ड या फिर जो हमने इसमें फ्रेज डिस्कस किए उन पे बनाने हैं आपको अपने खुद के सेंटेंसेस, और हर एक वर्ड पे जो आप सेंटेंस बनाएं या फ्रेज पे सेंटेंस बनाएं, मेक श्योर कि आप सही कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ करें। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, ठीक है। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर आप जुड़ें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ, ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 84। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 84 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस एक्सरसाइज में और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में एज यूजुअल, और जब आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके इस कोर्स को इवेल्युएट करूँगा, मैं उनको असेस करूँगा और जज करूँगा, और तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा सही मायनों में। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।